तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है प्यूटेटिव। दोस्तों प्यूटेटिव का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है माना हुआ, कथित या फिर अनुमानित या फिर जिसे ऐसा माना जाता है, यानी कि जिसे किसी पर्टिकुलर वे में मतलब कि माना जाता है, उसके लिए हम जो है प्यूटेटिव का यूज कर सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा और डीप में समझ लेते हैं। दोस्तों प्यूटेटिव का मतलब होता है कि कोई पर्सन, कोई थिंग, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, उसको ऐसा माना जाना या फिर ऐसा समझा जाना जबकि वो बात मतलब कि अभी कंप्लीटली प्रूव या फिर ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई हो। यानी कि सिंपल वर्ड्स में जब हम किसी चीज़ को अवेलेबल इन्फॉर्मेशन या फिर जो हमारे पास अजम्पशंस होते हैं, कॉमन जो बिलीफ है, उनके बेसिस पर जो है वो मतलब कि हम कहते हैं ना कि इसके बारे में ऐसा माना जा रहा है, तो तब हम जो है वो मतलब कि उसके लिए प्यूटेटिव यूज़ कर सकते हैं। ये जो वर्ड है वो अक्सर उन सिचुएशन में मतलब कि यूज़ होता है जहाँ पर कोई पर्सन या फिर कोई जो चीज़ है वो सपोजिटली कुछ है, लेकिन उसकी जो रियलिटी है या फिर उसका जो ऑफिशियल स्टेटस है वो अभी तक जो है वो फिक्स नहीं हुआ है या फिर सर्टन नहीं है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि प्यूटेटिव का यूज़ कैसे करना है। मान लीजिए कि स्कूल में सबको लगता है कि राहुल जो है वो कंपटीशन का विनर बनेगा क्योंकि उसने जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन रिजल्ट जो है वो अभी भी अनाउंस नहीं हुआ है, तो राहुल को प्यूटेटिव विनर कहा जा सकता है। यानी कि ऐसा माना जा रहा है ना कि राहुल जो है वो जीत सकता है, लेकिन अभी तक जीता तो नहीं है। सबके मन में यही बात है। यानी कि ऐसा विनर जिसे अभी माना जा रहा है लेकिन वो ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, तो वो कैसा हो जाएगा? प्यूटेटिव विनर हो जाएगा। वैसे अगर किसी फैमिली में किसी पर्सन को किसी बच्चे का फादर माना जाता है, लेकिन लीगल या फिर बायोलॉजिकल कंफर्मेशन अभी तक हुई नहीं है, बस माना जा रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? प्यूटेटिव फादर कहा जाएगा। यानी कि कथित तौर पे या फिर माना हुआ फादर, लेकिन कंफर्मेशन कुछ नहीं है हमारे पास। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि प्यूटेटिव यानी होता क्या है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि किसी कंपटीशन के एक्सपेक्टेड विनर को प्यूटेटिव विनर कहना, किसी रिलेशनशिप को कंफर्म्ड प्रूफ के बिना जो है वो माना जाना, यानी कि माना जा रहा है कि ये रिलेशनशिप ऐसा है। किसी पर्सन को किसी पोजीशन का सपोजिट होल्डर माना जाना, कि माना जा रहा है कि ये जो है वो इस पोजीशन का होल्डर है। इस तरीके से ये जो सारे एग्जाम्पल है ना, ये प्यूटेटिव होने के ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या क्लियर करनी है कि प्यूटेटिव का मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज़ डेफिनेटली ट्रू है। डेफिनेटली ट्रू या फिर कंफर्म का तो मतलब होता है कि जिसका पक्का प्रूफ है आपके पास, ऑफिशियली इस्टेब्लिश हो चुकी है वो चीज़, सबको पता है कि यही है, उसका प्रूफ आप दे चुके हो, तो ये होता है डेफिनेटली ट्रू होना, कोई चीज़ जो है वो सच में सच होना। लेकिन प्यूटेटिव का मतलब होता है जब सिर्फ माना जा रहा है, किसी के पास इसे साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, बस लोगों को लग रहा है, माना जा रहा है ना, तब हम जो है वो प्यूटेटिव का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि स्कूल ने अनाउंस कर दिया कि रिया नाम की जो लड़की है वो ऑफिशियल विनर है कंपटीशन की। अब हमें पता चल गया क्योंकि स्कूल ने अनाउंस कर दिया, प्रूफ दे दिया, तो ये तो होता है यानी कि कंफर्म्ड विनर होना। यानी कि एक तरीके से हमारे पास एक ट्रू है, यानी कि सच्चाई है हमारे पास। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई सभी स्टूडेंट्स को लग रहा था अनाउंसमेंट से पहले कि रिया विनर हो सकती है, तो वो प्यूटेटिव विनर है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है या फिर ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई है कि रिया ही जीतने वाली है, अभी सिर्फ लोगों को लग रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या यूज़ करेंगे? प्यूटेटिव विनर यूज़ करेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, क्या समझाना चाहती हूँ। दोस्तों प्यूटेटिव में और किसी चीज़ के सच होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, जो कि आपको क्लियर करके चलना है। हमारे पास ये एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि सपोज्ड है, प्रिज्यूम है, एलेज है। सपोज्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ या फिर पर्सन को ऐसा मान, चाहे वो फैक्ट कंप्लीटली कंफर्म ना हुआ हो। यानी कि सपोज और ये जो हमारा वर्ड था प्यूटेटिव, इसका लगभग आप सेम मीनिंग समझ सकते हैं।
जैसे कि अगर आपको मैं इस चीज़ का एग्जांपल दूँ तो मान लीजिए कि सबको ऐसा लग रहा था कि जो अमन था ना वो सपोजिट विनर है, क्योंकि उसके जो फाइनल राउंड में उसका जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा खासा था। तो अब उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर हमने क्या जज कर लिया कि वो विनर हो सकता है, लेकिन अनाउंस तो नहीं किया, किसी ने बताया तो नहीं, किसी ने इस चीज़ का प्रूफ तो नहीं दिया किसी ने। तो ये होता है सपोज करना, एक तरीके से खुद से ही अनुमान लगा लेना, ऐसा आप समझ सकते हो। प्रिज्यूम का भी यही मतलब होता है कि जो आपके पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है उसके बेसिस पर किसी चीज़ को ट्रू मान लेना जब तक उसके यानी कि अपोजिट जो है वो आपको प्रूफ नहीं मिल जाता। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि भाई फैमिली ने कहा कि यानी कि प्रिज्यूम किया, एक तरीके से अनुमान लगाया कि जो ट्रेन है ना वो लेट हो जाएगी, इसलिए उन्होंने जो है वो स्टेशन पहुंचने के लिए एक्स्ट्रा टाइम रखा। अब उनके पास जो है वो कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी, किसी ने बोल दिया होगा कि आज ट्रेन लेट आएगी, मैंने जो है वो चार्ट देखा है, ये देखा है, वो देखा है। तो ये होता है प्रिज्यूम करना कि आप जो है वो पहले से अनुमान लगा लेते हो आपके पास जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है उसके बेसिस पर कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, उसे हम प्रिज्यूम करना कहते हैं। एलेज का क्या मतलब होता है? एलेज का मतलब होता है किसी बात या फिर क्लेम का कहा जाना, ठीक है, यानी कि कथित तौर पर, जैसे हम कहते हैं ना, आप रिपोर्ट्स में भी मतलब कि बहुत बार देखते होंगे जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं या फिर जो न्यूज़ चैनल होते हैं वहाँ पर कहा जाता है कि कथित तौर पर ये कहा जा रहा है, या फिर मतलब कि मुख्य आधारों के ऊपर ऐसा कुछ कहते हैं वो, ठीक है। तो किसी बात या फिर क्लेम का कहा जाना, लेकिन उसका जो प्रूफ है अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। जब आप बोलते हो कथित तौर पर या फिर एलिज्ड, तो आप जो क्या कर रहे हो कि आपके पास जो है वो मतलब कि लोग कह रहे हैं इसीलिए आप वो बात बता रहे हो, लेकिन आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये बात सच है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई पुलिस ने जो है वो एक अलेज थिफ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। अलेज यानी कि आरोपित है वो एक तरीके से, यानी कि कथित, यानी कि चोर है, लेकिन अभी तक साबित नहीं हुआ है कि वही चोर है। इस तरीके से ही होता है एलेज करना। हमारे जो सारे सिनोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स है, जैसे कि कंफर्म्ड है, सर्टेन है, प्रूवन है। दोस्तों कंफर्म का क्या मतलब होता है? कंफर्म का मतलब होता है किसी बात का ऑफिशियली या फिर क्लियरली प्रूफ हो जाना, ठीक है, उसे हम जो है वो कंफर्म कहते हैं, पुष्टि मिल जाना आपको। यानी कि कंफर्म होना क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं कहूँ कि भाई रिजल्ट आने के बाद जो रिया है वो ऑफिशियल विनर बन गई, कंफर्म हो गई बात, पक्की हो गई बात, उसे हम कहेंगे कंफर्म होना। बहुत ही बेसिक वर्ड है। सर्टन का मतलब होता है कि किसी के बारे में कंप्लीटली श्योर हो जाना, उसे हम जो है वो सर्टन कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई टिकट चेक करने के बाद मुझे सर्टन था कि मेरी सीट इसी कोच में है, यानी कि मैं श्योर हूँ, मैं पक्का हूँ कि मेरी जो सीट है वो इसी कोच में आएगी। इस तरीके से होता है सर्टन होना। प्रूवन का मतलब होता है कि जो कोई चीज़ या फिर जो कोई एविडेंस है, सॉरी, किसी चीज़ का जो है वो मतलब कि सबूत या फिर जो फैक्ट्स होते हैं उसके थ्रू सच इस्टेब्लिश हो जाना, यानी कि उसका जो है वो सच्चाई मतलब कि सबके सामने आना, उसे हम क्या कहेंगे? प्रूवन कहेंगे। प्रूवन यानी कि बेसिकली एविडेंस के आधार पर कोई चीज़ जब सच मतलब कि इस्टेब्लिश हो जाती है, सच मानी जाती है, तो उसे हम जो है वो प्रूवन कहेंगे कि भाई आपने जो है वो प्रूव कर दिया या फिर उसका प्रूफ मिल चुका है। ये हमारे सारे जो है वो एंटोनिम्स भी यहाँ पर यानी कि हम देख चुके हैं। अब बारी आती है, यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, He was the putative winner of the competition before the final results were announced. इस सेंटेंस का मतलब है कि फाइनल रिजल्ट अनाउंस होने से पहले उसे कंपटीशन का विनर माना जा रहा था। प्यूटेटिव विनर, ओके, यानी कि कहा जा रहा था, ठीक है, इस तरीके से। तो उसका परफॉर्मेंस जो है वो सबसे अच्छा था, इसलिए लोग जो है वो उम्मीद कर रहे थे कि वही विनर होगी, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं दी गई थी कि वही विनर है। इस तरीके से हमने समझा है कि प्यूटेटिव यानी होता क्या है, ठीक है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेलेगेट। दोस्तों रेलेगेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ को नीचे कर देना, किसी चीज़ का जो स्तर है वो नीचा कर देना, निम्न स्तर पर किसी को भेज देना, या फिर किसी कम महत्वपूर्ण स्थान पर किसी को डाल देना, पीछे कर देना। ये जो सारे हैं इसके पॉसिबल मीनिंग्स है, ठीक है। वर्ब है हमारे पास। सबसे पहले तो रेलिगेट का मतलब होता है कि किसी पर्सन या फिर किसी चीज़ को कम इंपॉर्टेंट पोजीशन, लोअर लेवल या फिर लेस डिजायरेबल प्लेस पर भेज देना। इसका यूज तब किया जाता है जब किसी को या फिर किसी चीज़ को पहले की कंपैरिजन में लोअर स्टेटस या फिर लेस इंपॉर्टेंट रोल मिल जाता है, ठीक है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में रेलिगेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को, किसी को जो है वो नीचे या फिर कम इंपॉर्टेंट पोजीशन पर डाल देना या फिर कर देना, उसे हम जो है वो मतलब कि रेलिगेट कह सकते हैं। अभी तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन हम एक दो एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई मान लीजिए कि एक क्रिकेट टीम में एक प्लेयर है जो कि पहले ओपनिंग करता था, लेकिन बार बार जो है वो उसका पुअर परफॉर्मेंस देखने के बाद कोच उसे जो है वो लोअर बैटिंग पोजीशन पर भेज देते हैं कि भाई तुम बैटिंग करो, तुम जो है वो ओपनिंग प्लेयर नहीं बन सकते, इसके लायक नहीं हो तुम। तो हम कह सकते हैं कि कोच ने उसे क्या कर दिया? रेलिगेट कर दिया, उसे जो है वो लोअर पोजीशन पर भेज दिया।
जैसे कि हम सुनते हैं ना कि किसी का प्रमोशन हो गया। प्रमोशन क्या होता है कि भाई एक लेवल आगे बढ़ गया वो। रेलीगेट उसका अपोजिट होता है कि वो एक लेवल नीचे आ गया, उसका डिमोशन किया जा रहा है। इस तरीके से आप समझ लीजिए। वैसे अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो कि पहले क्लास एक्टिविटीज़ में मतलब कि बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था, लेकिन बाद में उसकी जो मतलब कि जिम्मेदारियां है वो कम कर दी गई और उसे सिर्फ जो है वो मतलब कि छोटे मोटे जो काम है वो दिए गए, तो उससे क्या किया गया है, लेस इंपॉर्टेंट रोल में फिट कर दिया गया है, रेलीगेट कर दिया गया है, यानी कि नीचे वाले स्तर पर उसे लाया गया है। ये होता है किसी को रेलीगेट करना, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज आप क्या ध्यान रखोगे कि रेलीगेट का मतलब सिर्फ मूव करना नहीं होता है। मूव करने का तो मतलब होता है किसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। वो कोई मतलब कि बड़ी पोजीशन है, छोटी पोजीशन है, कोई गांव है, शहर है, सिटी है, कुछ भी हो सकता है, जगह की यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन रेलीगेट का मतलब होता है कि किसी को लोअर या फिर लेस इंपॉर्टेंट पोजीशन या फिर प्लेस पर मूव कर देना, उसे हम रेलीगेट कहते हैं। सिर्फ सिंपली मूव करने में और रेलीगेट करने में जमीन आसमान का फर्क है, जो कि आपको समझना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई मेरी मम्मी ने मेरी जो बुक्स है उनको एक शेल्फ से उठाकर दूसरी शेल्फ पर रख दिया, तो ये तो मूव करना हो गया ना। इसमें जो है वो कोई लोअर पोजीशन का सेंस नहीं है, ये होता है मूव करना। सिंपली मतलब कि किसी चीज को हटाना या फिर किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना। लेकिन मैं कहूँ कि भाई मेरी मम्मी ने ओल्ड बुक्स को स्टोर रूम में के एक कॉर्नर में रख दिया क्योंकि अब उनकी जरूरत नहीं है। अब ये रेलीगेट हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि बुक्स जो है वो अब लेस इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, लेस एक्सेसिबल प्लेस पर आ चुकी है। पहले वो मेरे रूम की शेल्फ में हुआ करती थी, साफ सुथरी हुआ करती थी, और अब वो कहाँ पर रह रही है मेरी बुक्स? तो एक स्टोर रूम में, यानी कि मेरी शेल्फ से निचला दर्जा है मेरे स्टोर रूम को, वहां पर मेरी बुक्स मतलब कि शिफ्ट हो चुकी है। ये होता है रेलीगेट करना, कि किसी को जो है वो लोअर पोजीशन पर लेके आना। ओके, कोई भी चीज हो सकती है वो। तो इस तरीके से आपको समझना है कि सिंपली मूव करने में और रेलीगेट करने में डिफरेंस क्या हो सकता है। अब ये हमारे पास जो है वो वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम्स को अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि डिमोट है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप किसी को प्रमोशन करते हो, किसी का प्रमोशन होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि वो एक पोजीशन ऊपर जाता है। लेकिन रेलीगेट का भाव कैसा है कि कोई एक पोजीशन नीचे आ रहा है, ठीक है, यानी कि कोई मतलब कि डिमोट हो रहा है। डिमोट हो रहा है यानी कि प्रमोट का अपोजिट होता है डिमोट होना, यानी कि निचले स्तर पर आना, यानी कि सेम ही है। इसे आप जो है वो बहुत ही सिंपली तरीके से समझ सकते हो। ये होता है हमारा डिमोट। दूसरा आता है हमारा डाउनग्रेड। दोस्तों डाउनग्रेड का मतलब होता है किसी चीज़ की क्वालिटी, किसी चीज़ का जो लेवल है, इंपॉर्टेंस है या फिर जो स्टेटस है, उसको नीचा कर देना, लोअर कर देना, उसे हम जो है वो मतलब कि एक तरीके से डाउनग्रेड करना कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि गेम में जो है वो नए अपडेट्स के बाद में उस प्लेयर को लोअर लेवल पर मतलब कि डाउनग्रेड कर दिया गया, यानी कि उसका जो लेवल है या फिर उसका जो स्टेटस है वो कैसा हो गया, कम हो गया, नीचे आ गया, इस तरीके से। ये होता है डाउनग्रेड करना। सेट असाइड का क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन या फिर किसी चीज को टेम्पररीली साइड पर रख देना या फिर उसे प्रायोरिटी ना देना, उसे जो है वो ना पूछना, बेसिकली इग्नोर करते रहना, उसे हम जो है वो सेट असाइड कहना कह सकते हैं। यानी कि सेट असाइड का जो फोकस है वो किसी चीज को साइड पर मतलब कि रखने पर होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई टीचर ने जो है वो डिफिकल्ट जो क्वेश्चन थे उनको अभी सेट असाइड कर दिया और पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, यानी कि टेम्पररीली, जरूरी नहीं है कि मतलब कि एक बार सेट असाइड कर दिया कि वो मतलब कि उसे देखेंगे ही नहीं लाइफ टाइम के लिए। टेम्पररीली हो सकता है, बाकी सामने वाले की मर्जी वो किस तरीके से सेट असाइड कर रहा है कि भाई परमानेंटली कर रहा है, टेम्पररीली कर रहा है, लेकिन इसमें भाव होता है टेम्पररीली साइड करने का, ठीक है। इस तरीके से टेम्पररीली जब आप किसी चीज को जो है वो बाद में करने के लिए जो है वो साइड में रख देते हो कि पहले ये डिस्कस करेंगे, पहले बाद में वो करेंगे, ठीक है, यानी कि पोस्टपोन कर देना, ऐसे आप समझ लीजिए। प्रोक्रेस्टिनेट कर देना, इस तरीके से आप समझ लीजिए। ये भी इसके आप सिनोनिम मान सकते हैं। ये होता है सेट असाइड करना, ठीक है। तो हमारे सारे सिनोनिम्स क्लियर है। अब इसी के साथ एंटोनिम्स की बारी आती है। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि प्रमोट है, एलिवेट है, प्रायोरिटाइज है। प्रमोट तो बहुत ही बेसिक वर्ड है, हमने 3-4 बार पढ़ लिया कि प्रमोट का मतलब होता है किसी को एक स्तर ऊपर बढ़ाना, ठीक है। प्रमोशन यानी कि एक तरीके से पदोन्नति होना, ऐसा हम कह सकते हैं। एलिवेट का मतलब होता है कि किसी चीज को या फिर किसी को हायर लेवल पोजीशन या फिर इंपॉर्टेंस पर ले जाना, ठीक है, यानी कि प्रमोट वाला ही सेंस है इसमें भी। ये होता है एलिवेट करना। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि स्कूल ने क्या किया कि एक टैलेंटेड बच्चा था, उसको इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए एलिवेट करके टीम का लीडर बना दिया। अभी तक वो जो है वो मतलब कि लीडर के नीचे काम कर रहा था, वो खुद लीडर बन गया, ऐसा आप समझ लीजिए। ये होता है एलिवेट करना, किसी को आगे बढ़ाना, यानी कि इंपॉर्टेंट प्लेस पर ले जाना। प्रायोरिटाइज का क्या मतलब होता है?
प्रायोरिटाइज का मतलब होता है कि किसी पर्सन को या फिर किसी चीज़ को जो है वो दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसे मिलना, ठीक है, उसे हम जो है वो प्रायोरिटाइज कहेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई एग्जाम के पास आते ही नेहा ने पढ़ाई को अपनी डेली रूटीन में प्रायोरिटाइज किया, यानी कि बाकी चीज़ें बाद में, खाना पीना सोना खेलना मोबाइल देखना सब बाद में, लेकिन प्रायोरिटी मेरी क्या होगी कि मुझे पढ़ना है क्योंकि मेरे एग्जाम पास है। तो ये होता है किसी चीज़ को प्रायोरिटाइज करना, कि किसी चीज़ को आप जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हो, उसे सबसे पहले रख रहे हो बाकी चीज़ों से, उसे हम प्रायोरिटाइज कहेंगे। बहुत ही बेसिक वर्ड था। अब इसी के साथ हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, द कोच रेलिगेटेड हिम टू द जूनियर टीम आफ्टर सेवरल पुअर परफॉर्मेंसेस। इस सेंटेंस का मतलब है कि प्लेयर की जो है वो मतलब कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही थी, इसलिए कोच ने क्या किया कि उसे टीम में, यानी कि उसे मेन टीम से हटाकर जूनियर टीम में भेज दिया। तो यहाँ पर रेलिगेटेड का मतलब सिर्फ टीम चेंज करने से नहीं है, बल्कि उसे लोअर लेवल की टीम में जो है वो मतलब कि उसे पोजीशन किया गया। इस तरीके से आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है किसी को रेलिगेट करना, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है टिजी। दोस्तों टिजी का क्या मतलब होता है? ये हमारे पास नाउन है और इसका मतलब होता है घबराहट, बेचैनी, परेशान अवस्था होना, हड़बड़ाहट होना हमारे मन में, उसे हम टिजी कहेंगे। यानी कि टिजी का मतलब होता है कि ऐसे कंफ्यूज्ड, ऐसी वरीड या फिर एक्साइटेड स्टेट जिसमें पर्सन थोड़ा पैनिक या फिर नर्वस हो जाता है। जब किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की वजह से कोई पर्सन इतना ज़्यादा वरीड हो, इतना ज़्यादा परेशान हो जाए कि उसे समझ ना आए कि क्या करना है, तो हम कह सकते हैं कि वो इन अ टिजी है, यानी कि वो मतलब कि परेशानी में है, बेचैन है, घबराहट है, एक तरीके से घबरा रहा है, सॉरी, इस तरीके से। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आप क्या ध्यान रखिएगा कि टिजी का मतलब होता है घबराहट या फिर हड़बड़ाहट की स्टेट, यानी कि एक तरीके से अवस्था। ये जो वर्ड है वो ज़्यादातर इनफॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादा यूज होता है, अक्सर फ्रेज के सेंस में इन अ टिजी के फॉर्म में हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल से आपको समझाऊं इस वर्ड को, तो मान लो कि तुम्हें स्कूल के लिए जो है वो निकलना है और अचानक जो है वो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा जो ID कार्ड है वो मिल नहीं रहा है। तुम जो है वो बैग, ड्रॉर और मतलब कि टेबल, सब जगह जो है वो जल्दी जल्दी मतलब कि ढूंढने लगते हो और समझ ही नहीं आ रहा कि पहले क्या करूं। तो तुम इन अ टिजी हो, तुम थोड़ी परेशानी में हो, बेचैनी में हो, हड़बड़ाहट में हो, इस तरीके से हम कह सकते हैं। मान लीजिए कि वैसे अगर किसी बच्चे को पता चले कि उसके घर के कुछ जो गेस्ट है, मतलब कि घर में जो है वो कुछ गेस्ट आने वाले हैं और उसने जो है वो रूम क्लीन ही नहीं किया है और वो जल्दी जल्दी सब कुछ अरेंज करते हुए जो है वो इन अ टिजी हो सकता है। इन अ टिजी हो सकता है यानी कि मतलब कि हड़बड़ाहट में हो सकता है, परेशानी में हो सकता है कि भाई गेस्ट आएंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि मैं रूम कैसा रखता हूँ, तो मुझे जल्दी जल्दी करना है। जब आपके अंदर जो है वो एक तरीके से घबराहट आ जाती है, बेचैनी आ जाती है या फिर आप हड़बड़ाने लगते हो किसी चीज़ को करने में, तब आप समझ लीजिए कि आप इन अ टिजी हो। इस तरीके से आप जो है वो कह पाओगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप क्या ध्यान रखेंगे कि टिजी का मतलब जो है वो सैड होना या फिर एंग्री होना नहीं होता है। सैड का मतलब होता है दुखी होना, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना, टिजी का मतलब होता है वरी में होना, कंफ्यूजन में होना, नर्वसनेस की वजह से हड़बड़ा जाना, ठीक है। डिफरेंस है तीनों में सॉरी। अगर मैं कहूँ कि भाई एग्जाम में जो है वो लो मार्क्स आने पर वो सैड हो गया, तो ये टिजी नहीं है, ये तो दुखी होना है, ये सैड होना है। लेकिन मैं कहूँ कि एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और उसने जो है वो अपना एडमिट कार्ड ही नहीं लाया है, वो या फिर भूल कर आ गया है घर पे, और इसलिए वो जो है वो मतलब कि अब जल्दी से घर जाएगा, फिर वापस आएगा, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ये सारी चीज़ें सोचकर जो है वो मतलब कि अब हड़बड़ा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तो अब हम कहेंगे कि भाई वो इन अ टिजी है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली स्टेट में है। ये होता है टिजी होना, गुस्सा होना, सैड होना, इन सारी चीज़ों में डिफरेंस, ठीक है, समझ कर चलना है आपको। नाउन है ये हमारे पास। अब सिनोनिम की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि फस है, फ्लस्टर है, एजिटेशन है। फस का क्या मतलब होता है? ये वर्ड पहली बार सुना होगा आपने दोस्तों। फस का मतलब होता है कि किसी छोटी या फिर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम को लेकर अननेसेसरी एक्साइटमेंट होना, वरी या फिर मतलब कि डिस्टर्बेंस करना, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम फस कह सकते हैं। टीजी मेनली जो है वो पर्सन के कंफ्यूज्ड या फिर नर्वस स्टेट को डिस्क्राइब करता है, जबकि ये जो फर्स्ट वर्ड है वो किसी सिचुएशन को लेकर अननेसेसरी जो हमारी चिंता होती है, जो कमोशन का आइडिया होता है ना हमारे अंदर, उसको जो है वो मतलब कि एक तरीके से फर्स्ट हम कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बर्थडे पार्टी से पहले जो है वो बलून्स लेट होने पर रिया ने इतना ज़्यादा फर्स्ट कर दिया कि सबको टेंशन हो गई, यानी कि वो इतना ज़्यादा जो है वो मतलब कि उस चीज़ को लेकर जो है वो कंसर्न्ड हो गई या फिर चिंता में आ गई, वरी करने लगी। तो उसने क्या किया, एक तरीके से फर्स्ट क्रिएट कर दिया सबके बीच में, ये होता है फर्स्ट। ओके, फ्लस्टर का क्या मतलब होता है? फ्लस्टर का मतलब होता है कि नर्वस या फिर कंफ्यूज्ड हो जाना, स्पेशली जब सिचुएशन अचानक से डिफिकल्ट या फिर स्ट्रेसफुल हो जाती है आपके सामने, तो वो होता है फ्लस्टर होना। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर ने जो है वो आपसे अचानक से क्वेश्चन पूछ लिया,
तो आप जो है वो थोड़ा फ्लस्टर हो गए, यानी कि आप अचानक से कंफ्यूज हो गए कि अब मैं क्या जवाब दूँ। नहीं जवाब दिया तो सब लोग मुझ पे हंसेंगे, सब लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे। और अब ये जो सिचुएशन है वो अचानक मेरे सामने आई है क्योंकि टीचर ने अचानक क्वेश्चन पूछा है। तो आप जब इस टाइम पर हड़बड़ा जाते हो, नर्वस हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, तो उसे हम फ्लस्टर होना कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से एजिटेशन हमारा तीसरा वर्ड आएगा। एजिटेशन का मतलब होता है कि थोड़ा सा बेचैन होना, थोड़ा सा डिस्टर्ब होना, अनईजी स्टेट में होना। ठीक है, रेस्टलेस फील करना, रेस्टलेस मतलब कि बेचैन। ओके, इस तरीके से डिस्टर्ब मतलब कि एक तरीके से जहां पर आप जो है वो आपका मानसिक संतुलन नहीं है, कभी ये देख रहे हो, कभी वो देख रहे हो, कभी ये करना है, वो करना है, इस तरीके से। अनईजी भी स्टेट इसी का मतलब होता है। ठीक है, तो उसे हम एजिटेशन कहेंगे। एजिटेशन में जो है वो एक तरीके से डिस्टर्बेंस और बेचैनी का जो आइडिया है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई लंबे समय तक बस ना आने की वजह से पैसेंजर्स में थोड़े एजिटेशन बढ़ गई, यानी कि रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी बढ़ गई, डिस्टर्बेंस बढ़ गई कि यार हम जहाँ पर जाना चाहते हैं, हमारे अपने काम से हम टाइम पर पहुँच पाएंगे या फिर नहीं। बच्चे हैं तो वो सोचेंगे कि भाई स्कूल नहीं जा पाएंगे टाइम पर तो टीचर मारेगी, डांटेगी। कोई एम्प्लॉय है तो वो सोचेगा कि ऑफिस नहीं पहुंच पाया तो बॉस डांटेगा। तो अगर उनके अंदर जो है वो एक मतलब कि डिस्टर्बेंस का सेंस है, थोड़े से वो बेचैन हो रहे हैं, टेंशन में है किसी चीज़ को लेकर, तो वो एजिटेट कर रहे हैं, इस तरीके से हम कहेंगे। ठीक है। अब हम एंटोनिम्स की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि काम है, कंपोजर है या फिर सेरेनिटी है। आई थिंक काम, इस वर्ड को आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि काम जो है वो बहुत ही बेसिक वर्ड है कि भाई पीसफुल होना, रिलैक्स स्टेट में होना, एकदम चिल होना या फिर शांत होना, उसे हम जो है वो काम कह सकते हैं। कंपोजर का क्या मतलब होता है कि डिफ़िकल्ट या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी जो है वो अपने आप को बहुत ही शांत रखना, अपना मेंटल बैलेंस बनाए रखना, सेल्फ कंट्रोल मेंटेन करना, उसे जो है वो मतलब कि कंपोजर कह सकते हैं। टीजी में पर्सन हड़बड़ा जाता है, कंपोजर में इंसान जो है वो मतलब कि शांत रहता है, इस तरीके से। मान लीजिए कि आप जो है वो मतलब कि स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रहे हो, ठीक है, कोई परफॉर्मेंस दे रहे हो, इस तरीके से मैं कहूँगी। तो आप अगर परफॉर्मेंस दे रहे हो स्टेज पर, आप मान लीजिए कि कोई गाना गा रहे हो, ठीक है, और अचानक से आपका माइक बंद हो जाता है, और उस टाइम पर अगर आप हड़बड़ाते नहीं हो, आप जो है वो इन अ टीजी नहीं आते हो, और आप जो है वो कंपोजर के साथ यानी कि बहुत ही शांति के साथ उस सिचुएशन को हैंडल करके दोबारा गाना शुरू कर देते हो, तो हम क्या कह सकते हैं आपके लिए कि आप जो है वो मतलब कि कंपोजर में हो, इस तरीके से, यानी कि आपने अपना कंपोजर मेंटेन किया है। ये होता है कंपोजर। सेरेनिटी का मतलब होता है कि डीप पीस और कामनेस की स्टेट होना, उसे हम जो है वो सेरेनिटी कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई सुबह सुबह गार्डन में शांति से बैठने से उसे एक पीसफुल सेरेनिटी फील हुई, यानी कि बहुत ही शांति फील हुई, ये होती है सेरेनिटी। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, शी वॉज इन अ टिजी बिकॉज शी कुडेंट फाइंड हर स्कूल बैग। यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि उसे अपना जो है वो स्कूल बैग मिल नहीं रहा था, इसलिए वो जो है वो घबराहट और हड़बड़ाहट में आ गई थी। यानी कि वो बार बार बैग को जो है वो अलग अलग जगह पर ढूंढ रही थी और कंफ्यूज थी कि वो कहाँ पर गया है। तो यहाँ पर इन अ टीजे का मतलब है कि वरी और कंफ्यूजन की वजह से हड़बड़ाहट हुई स्टेट में होना। इस तरीके से हमने समझा है कि यानी कि टीजी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हमारा अगला वर्ड आता है ऑब्जगेट। दोस्तों ऑब्जगेट का क्या होता है? ऑब्जगेट का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, कड़ी आलोचना करना, सख्ती से जो है वो किसी को बहुत ज़्यादा डांटना, उससे हम क्या कहेंगे? ऑब्जगेट हम उसे कह सकते हैं। वर्ब है हमारे पास। तो ऑब्जगेट का मतलब होता है कि किसी पर्सन को उसकी गलती के लिए, उसके बैड बिहेवियर के लिए, रॉन्ग एक्शन के लिए बहुत ही स्ट्रांगली जो है वो मतलब कि डांटना या फिर क्रिटिसाइज करना। दोस्तों इसमें जो है वो सिर्फ नॉर्मल कंप्लेंट करने का भाव नहीं होता है कि आपने जो है वो सिर्फ किसी के नॉर्मल जो है वो कंप्लेंट कर दी, बल्कि आप जो है वो किसी को सख्ती से डांट रहे होते हो, उसकी गलती के लिए मतलब कि कड़ी बात आप उसे कह रहे होते हो। ये सारी चीजें भी इसमें जो है वो शामिल होती है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ऑब्जगेट का मतलब होता है किसी को बहुत ही स्ट्रांगली डांटना या फिर फटकारना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, उसने जानबूझकर क्लासरूम की जो वॉल है यानी कि जो दीवार है उस पर ड्राइंग कर डाली। अब टीचर को पता चला तो वो स्टूडेंट को जो है वो क्लियरली समझाते हुए उसके केयरलेस बिहेवियर के लिए सख्ती से उसे डांटते हैं। तो टीचर ने उस स्टूडेंट को क्या किया है? ऑब्जगेट किया है, यानी कि डांटा है, फटकारा है, उसके बुरे काम के लिए या फिर उसके बैड बिहेवियर के लिए उसकी आलोचना की है, क्रिटिसाइज किया है उसे, इस तरीके से। उसी तरह मान लीजिए कि अगर एक बच्चा है जो कि बार बार जो है वो अपना जो मतलब कि बड़ा भाई है उसका, मान लीजिए बहुत ही छोटा बच्चा है और उसके पास जो है वो कोई बुक्स पढ़ी है उसके बड़े भाई की, उसने फाड़ डालिया, उसने मतलब कि फाड़ डाला उस बुक्स को, या फिर उसने जो है वो मतलब कि कुछ पेन लेकर उस पर लिख दिया, और उसके जो पेरेंट्स है उस छोटे बच्चे को डांट रहे हैं स्ट्रांगली, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो मतलब कि स्कोल्ड कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में भी हम जो है वो ऑब्जगेट का यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि किसी को डांटना, फटकारना, कड़ी आलोचना करना, तीखी आलोचना करना, ये सारे जो मतलब कि मीनिंग्स हैं हम ऑब्जगेट के सेंस में यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है।
दोस्तों लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट का मतलब सिर्फ क्रिटिसाइज करना नहीं होता है। क्रिटिसाइज का इसमें सेंस है, लेकिन सिर्फ क्रिटिसाइज हम नहीं बोल सकते इसे। सिर्फ क्रिटिसाइज का मतलब होता है कि किसी की मिस्टेक या फिर फॉल्ट को पॉइंट आउट करना। अगर किसी की गलती है तब अगर आप जो है वो किसी की मिस्टेक को पॉइंट आउट कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये हो गया वैसा हो गया, तो तब आप जो है वो क्रिटिसाइज कहो। लेकिन ऑब्जेक्ट का यूज कैसे होता है कि किसी को स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में डांटना या फिर सीवियरली रेप्रिमांड करना। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि मान लीजिए कि टीचर ने आपसे कहा कि तुमने जो है वो आंसर गलत लिखा है, इसे दोबारा चेक करो। ये होता है क्रिटिसाइज करना। इसमें जो है वो आपको डांट नहीं मिली, कोई फटकारा नहीं आपको, बल्कि आपकी जो गलती थी वो पॉइंट आउट करके आपको बताई गई है ताकि आप उसे सुधार सको। इसे हम जो है वो क्रिटिसाइज करना कहेंगे। लेकिन टीचर ने स्टूडेंट को बार बार केयरलेस बिहेवियर के लिए स्ट्रांगली डांटा कि तुम्हारा तो एक बार का नहीं, दो बार का नहीं, हर बार का हो गया है, कितनी बार मिस्टेक करोगे, मैंने कितनी बार समझाया कि नहीं करना नहीं करना, फिर भी तुम्हारी ये मिस्टेक आ रही है मेरे सामने। अब इस तरीके से जब आप बोलते हो किसी को तो सामने वाले को बुरा भी लगेगा, साथ ही साथ आप उसे जो है वो डांट भी रहे हो, उसकी आलोचना कर रहे हो, क्रिटिसाइज तो हो ही रहा है, बल्कि आप जो है वो एक स्ट्रांग तरीके से गुस्से में या फिर डांटने के सेंस में जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो ना, तब आप जो है वो ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। तो ये होता है डिफरेंस क्रिटिसाइज करने में और ऑब्जेक्ट करने में। दोनों चीजें क्लियर है आपको। अब इसी के साथ आगे बढ़े तो ये हमारे पास वर्ब है, यानी कि क्रिया है, जैसे कि हमने पढ़ा। और सिनोनिम्स की बात की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि रेप्रिमांड है, बिरेट है, एडमोनिश है। सबसे पहले हमारे वर्ड को हम पढ़ेंगे रेप्रिमांड। रेप्रिमांड का मतलब होता है किसी को उसके रॉन्ग बिहेवियर उसके लिए ऑफिशियली सीरियसली डांटना, उसे हम क्या कहेंगे, रेप्रिमांड करना कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर ने जो है वो क्लास में रिपीटेडली डिस्टर्ब करने पर स्टूडेंट को रेप्रिमांड किया, यानी कि डांटा इस तरीके से। बिरेट का हमारा क्या मतलब होता है दोस्तों, बिरेट हमारा दूसरा वर्ड आता है, तो इसका मतलब होता है कि किसी को बार बार और बहुत ही गुस्से में क्रिटिसाइज या फिर स्कोल्ड करना, डांटना, उसे हम जो है वो बिरेट कह सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने पढ़ा था, अभी हमने जो है वो मतलब कि देखा था कि क्रिटिसिज्म और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो जो ऑब्जेक्ट वाला मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि टीचर जो है वो अब गुस्से में जो है वो किसी बच्चे को डांट रही है कि तुम्हारी एक बार की नहीं, हर बार की गलती हो चुकी है, इस तरीके से मैं कितनी बार समझाऊँ, ये होता है बिरेट करना। ठीक है, किसी को गुस्से में डांटना, बेसिकली उसे हम बिरेट करना कहेंगे। एडमोनिश हमारा तीसरा वर्ड आता है। एडमोनिश का मतलब होता है कि किसी को उसकी मिस्टेक के लिए फर्मली वार्न करना, बहुत ही अच्छे से, मतलब कि डांटना, फटकारना, उसे जो है वो एडमोनिश करना कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपकी मम्मी, मान लीजिए कि आपकी मम्मी है, मेरी मम्मी है, किसी की भी मम्मी ले लो, ठीक है। अगर उसने जो है वो मतलब कि मम्मी ने आपको रूम जो है वो मतलब कि बहुत ही गंदा रखने के लिए अगर डांटा है, यानी कि मतलब कि सारी चीज़ें फ्लोर पर पड़ी है या फिर कपड़े अच्छे से आपने जो है वो मतलब कि तय नहीं किए हैं, अरेंज नहीं किए हैं, अलमारी आपकी खुली पड़ी रहती है, बेडशीट आपकी जो है वो मतलब कि किधर जा रही है, रूम आपका पूरा मेसी है, गंदा है, डर्टी है, तो अगर आपको मम्मी डांट रही है तो वो क्या कर रही है, एडमोनिश कर रही है, फर्मली वार्न कर रही है कि बेटा ये आखिरी बार हो गया, अगले बार से दिख गया ना ऐसा तो बहुत बुरा मारूंगी तुझे। ये होता है एडमोनिश करना, यानी कि स्कोल्ड करना, डांटना किसी को, एक बार डांट के समझा देना, अगले बार के लिए वार्निंग दे देना, ये होता है एडमोनिश करना। ठीक है, इस तरीके से हम समझेंगे। हमारे जो सारे सिनोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब एंटोनिम्स की बारी आती है तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि प्रेज है, कॉम्प्लीमेंट है, अपलॉड है। प्रेज का मतलब होता है कि किसी के बिहेवियर की, किसी के परफॉर्मेंस की तारीफ करना, बेसिकली तारीफ करना, ये समझ लीजिए, उसे हम प्रेज कहते हैं। बहुत ही मतलब कि बेसिक वर्ड था। कॉम्प्लीमेंट का भी यही मतलब होता है, बहुत बार पढ़ रखा है हमने कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी की स्किल की, अच्छे काम की, किसी के अपीयरेंस की, यानी कि कोई बंदा यानी कि स्पेसिफिक तरीके से अगर दिख रहा है, उसमें स्पेसिफिक अगर क्वालिटी है, कोई स्किल है, तो उन चीज़ों की जब आप तारीफ करते हो तो उसके लिए हम चाहे वो मतलब कि अगर आप कोई अच्छी बात कह देते हो तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। बेसिक चीज़ तो हम यही समझते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में कि अगर कोई बंदा या फिर कोई लड़की जो है वो अच्छी दिख रही है तो उसके लिए आप क्या कहोगे कि भाई तुम बहुत अच्छी दिख रही हो, तो उसे हम जो है वो कॉम्प्लीमेंट करना कहेंगे। या फिर अगर कोई काम अच्छा करता है तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो भी कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो आप उसे, ये होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अपलॉड हमारा तीसरा वर्ड आता है। अपलॉड का मतलब होता है कि किसी की अचीवमेंट या फिर परफॉर्मेंस को ओपनली अप्रिशिएट करना, उसे हम जो है वो अपलॉड करना कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई ऑडियंस ने अमेजिंग डांस परफॉर्मेंस के बाद डांसर्स को अपलॉड किया, अप्रिशिएट किया, परफॉर्मेंस को ओपनली अप्रिशिएट किया, यानी कि तालियां बजाकर उनका मतलब कि एक तरीके से अच्छे से उनको जो है वो मतलब कि तारीफ की उनकी, इस तरीके से हम अपलॉड का यूज़ कर सकते हैं। ये होता है अपलॉड। अब दोस्तों इसी के साथ हमारे सारे वर्ड्स तो यहीं पर ख़त्म होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस यानी कि एग्जाम्पल हमारा बचता है, जो कि इसमें लिखा है, द टीचर ऑब्जर्वेटेड द स्टूडेंट फॉर रिपीटेडली डिस्टर्बिंग द क्लास।
इस सेंटेंस का मतलब है कि स्टूडेंट बार बार जो है वो क्या कर रहा था, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था, इसीलिए टीचर ने उसे उसके बिहेवियर के लिए सख्ती से डांटा और फटकारा। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेटेड का मतलब सिर्फ स्टूडेंट की मिस्टेक पॉइंट आउट करना नहीं है कि बेटा तुमने ये गलती कर दी, नहीं, बल्कि उनको डांटा कि भाई ऐसा मत करो, अगर आगे से ऐसा किया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये होता है ऑब्जर्वेट करना, किसी के बुरे बिहेवियर के लिए उसे डांटना, फटकारना, तीखी आलोचना करना, उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम ऑब्जर्वेट करना कह सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ब्रिक बैट। दोस्तों ब्रिक बैट ये हमारे पास नाउन है और इसका मतलब होता है कड़ी आलोचना, तीखी टिप्पणी, निंदा, ताना। अभी अभी तो हमने एक आलोचना वाला वर्ड पढ़ा था, लेकिन वो डांटने फटकारने के सेंस में था, ठीक है। यानी कि हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने कौन सा वर्ड पढ़ा था, ऑब्जर्वेट पढ़ा था, ठीक है। और अब ये जो वर्ड है वो ब्रिक बैट है, और इसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही, क्योंकि हर वर्ड में जो है वो मतलब कि ज़्यादातर ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो अलग सिचुएशन में यूज़ हो सकते हैं, अलग कंडीशन में यूज़ हो सकते हैं, कुछ ना कुछ उनमें जो है वो थोड़ा सा माइन्यूट चेंज तो होता ही है। तो चलिए इस वाली आलोचना यानी कि ताना मारने को, तीखी टिप्पणियां करने को, कड़ी आलोचना करने को, ये वाला जो वर्ड है हमारा ब्रिक बैट, इसे भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ब्रिक बैट का मतलब होता है कि किसी पर्सन या फिर उसके काम के अगेंस्ट की गई हार्श क्रिटिसिज्म, इंसल्टिंग रिमार्क या फिर नेगेटिव कमेंट। इस वर्ड का जो यूज है वो मोस्टली फिगरेटिव सेंस में होता है, यानी कि यहाँ पर एक्चुअल जो है वो मतलब कि इसका यहाँ पर मतलब कि बल्कि किसी पर मतलब कि बोली गई जो तीखी या फिर जो हर्टफुल क्रिटिसिज्म की जो बात हो रही होती है ना, उसे हम जो है वो मतलब कि ब्रिक बैट कह सकते हैं। यहाँ पर जो है वो ब्रिक बैट का ये मतलब नहीं है कि कोई ईंट का टुकड़ा है। ब्रिक का तो मतलब हमको पता है कि भाई ईंट होती है, इसका मतलब आपको ये नहीं समझ लेना है कि ईंट का टुकड़ा है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ब्रिक बैट का मतलब होता है कि किसी को कही गई कोई मतलब कि बातें, बहुत ही तीखी बातें, या फिर किसी की गई हार्श क्रिटिसिज्म या फिर इंसल्टिंग रिमार्क, उसे हम जो है वो ब्रिक बैट कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट ने स्कूल कंपटीशन में ड्राइंग बनाई, उसकी ड्राइंग जो है वो परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उसके फ्रेंड ने जो है वो हेल्प करने के बजाय क्या बोला कि तुमसे तो ड्राइंग कभी अच्छी बनी नहीं सकती है। ये है ब्रिक बैट, क्योंकि ये अननेसेसरी हार्श या फिर डिस्करेजिंग कमेंट है, यानी कि उसने एटलीस्ट ट्राई तो किया, और जो मतलब कि कमेंट कर रहा है वो तो ट्राई भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जब सामने वाले के मतलब कि परफॉर्मेंस में किसी भी काम में कोई कमियां निकालता है, उसके लिए हम जो है वो ब्रिक बैट यूज कर सकते हैं। वैसे मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा है जो कि अपने सिबलिंग के लिए मतलब कि केक को टेस्ट करके उसके एफर्ट को अप्रिशिएट करने में बजाय जो है वो रूड कमेंट करता है, तो उसकी वो नेगेटिव रिमार्क भी मतलब कि ब्रिक बैट कहलाई जा सकती है। तो आपको समझना है कि ब्रिक बैट यानी होता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे पास नाउन है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि क्रिटिसिज्म है, इंसल्ट है, रिप्रोच है। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि किसी पर्सन या फिर थिंग की जो फॉल्ट है या फिर जो वीकनेसेस है या फिर जो मिस्टेक है उनको पॉइंट आउट करना, उसे हम क्रिटिसिज्म कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई टीचर ने मेरी जो ऐसे राइटिंग है उस पर यूजफुल क्रिटिसिज्म दिया, जिससे मुझे कि मतलब कि अपनी मिस्टेक समझने में हेल्प मिली। डाटा फटकारा नहीं, बस मतलब कि बता दिया कि बेटा तुम यहाँ पर सुधार सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। ये होता है क्रिटिसिज्म करना, गलतियाँ पॉइंट आउट करना। इंसल्ट का मतलब है कि किसी की बेइज्जती करना, डिसरिस्पेक्टफुल या फिर ऑफेंसिव बातें करना, ठीक है, उसे हम जो है वो इंसल्ट करना कहते हैं। रिप्रोच का तो मतलब आपको पता होना चाहिए। रिप्रोच का मतलब होता है कि किसी को उसकी गलती या फिर रॉन्ग बिहेवियर के लिए डिसअपॉइंटमेंट या फिर डिसअप्रूवल के साथ क्रिटिसाइज करना, उसे हम रिप्रोच करना कहते हैं। यानी कि रिप्रोच में किसी की गलती के लिए ब्लेम या फिर डिसअपॉइंटमेंट का सेंस होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि पापा ने जो है वो मैंने होमवर्क नहीं किया था, कंप्लीट नहीं किया था मैंने होमवर्क, तो होमवर्क ना करने पर मेरे पापा ने मुझे जेंटली रिप्रोच किया, यानी कि एक तरीके से मतलब कि मुझे ब्लेम किया या फिर डिसअपॉइंटमेंट अपनी जाहिर की। ये होता है रिप्रोच करना, इस तरीके से। अब एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो सारे वर्ड्स थे वो हमने पिछले ही वर्ड में पढ़ लिए। प्रेज भी पढ़ लिया, कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ लिया और अप्रूवल भी पढ़ लिया। प्रेज यानी तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट यानी किसी के बारे में अच्छी बात कह देना, अप्रूवल का मतलब होता है किसी के एक्शन को एक्सेप्ट करना है फिर सपोर्ट करना, ठीक है, इस तरीके से। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि पेरेंट्स ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मेरा डिसीजन यानी कि अप्रूव कर दिया यानी कि अप्रूवल दे दिया, यानी कि मान्यता दे दी, स्वीकार कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, सपोर्ट किया, इस तरीके से ये होता है अप्रूवल। तो हमारे जो सारे एंटोनिम्स हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, शी रिसीव्ड सेवरल ब्रिक बैट्स आफ्टर क्रिटिसाइजिंग द पॉपुलर मूवी। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने एक पॉपुलर मूवी को क्रिटिसाइज किया और उसके बाद जो है वो लोगों ने उसकी ओपिनियन के अगेंस्ट काफ़ी हार्श कमेंट्स और क्रिटिसिज्म किए। यहाँ पर ब्रिक बैट्स का मतलब एक्चुअल ईंट के टुकड़े नहीं है, बल्कि तीखी और नेगेटिव क्रिटिसिज्म है जो उसे फेस करनी पड़ी। अब जैसे आप इमेज में देख रहे हैं कि भाई लोग जो है वो मतलब कि एक लड़की को मार रहे हैं, वैसा कुछ नहीं होता है। ये जो है वो मतलब कि लिटरल सेंस में इमेज बनाई गई है। लेकिन आपको समझना है कि जब आप वर्बली किसी के बारे में कुछ बोलते हो ना, तीखी आलोचना करते हो,
बहुत ज़्यादा निंदा या फिर टिप्पणियां करते हो, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। इमेज यानी कि ये थोड़ी सी मतलब कि थोड़ी गलत बन चुकी है कि यहाँ पर जो है वो लोग ईंटों से मार रहे हैं किसी को, ऐसा नहीं होता है। ब्रिक बैट का मतलब होता है कि वर्बली आप जो है वो मतलब कि तीखी आलोचना कर रहे हो या फिर किसी को जो है वो बहुत ही गुस्से में एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हो उसके गलत काम के लिए। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये भी हमारा वर्ड जो है वो कंप्लीट हो चुका। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सरमाउंट। दोस्तों सरमाउंट का क्या मतलब होता है कि कठिनाइयों पर विजय पाना, मुश्किलों को दूर करना या फिर बाधा को पार कर लेना, किसी मुश्किल स्थिति को पार कर लेना, उसे हम सरमाउंट करना कहते हैं। यानी कि सरमाउंट का मतलब होता है कि किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, किसी ऑब्स्टैकल, किसी चैलेंज, डिफिकल्टी को सक्सेसफुली ओवरकम कर लेना। यानी कि जब कोई पर्सन किसी मुश्किल सिचुएशन के सामने हार नहीं मानता है और पूरी जी जान लगा के बहुत ही पेशेंस के साथ, एफर्ट के साथ या फिर डिटर्मिनेशन के थ्रू उस प्रॉब्लम को पार कर लेता है, तो हम उसके लिए सरमाउंट यूज कर सकते हैं। यानी कि मुश्किल या फिर ऑब्स्टैकल को सक्सेसफुली पार कर लेना, उसे हम क्या कहेंगे, सरमाउंट हम उसे कहेंगे। ये जो वर्ड है वो तब यूज होता है जब चैलेंज इजी नहीं होता लेकिन पर्सन अपनी मेहनत और डिटर्मिनेशन से उससे ओवरकम कर लेता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई मान लो एक स्टूडेंट है, उसको मैथ्स का एक डिफिकल्ट चैप्टर बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो टीचर से हेल्प लेता है, डेली प्रैक्टिस करता है, कुछ दिन बाद वो जो चैप्टर है वो कॉन्फिडेंटली यानी कि बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने लगता है। तो कहा जा सकता है कि उसने अपनी डिफिकल्टी को सरमाउंट कर लिया, यानी कि अपने डिफिकल्ट सिचुएशन को क्या कर लिया, पार कर लिया, उससे वो आगे निकल गया। वैसे अगर कोई बच्चा जो है वो स्विमिंग सीखने से मान लीजिए कि डरता है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद और ट्रेनर की हेल्प से जो है वो अपने फियर को ओवरकम करके यानी कि अपने फियर से बाहर आके उसने क्या कर लिया, स्विमिंग आखिरकार सीख ही ली। तो उसने क्या किया, अपने फियर को जो है वो मतलब कि सरमाउंट कर लिया, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये होता है सरमाउंट करना, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज आप क्या ध्यान रखेंगे कि सरमाउंट का मतलब जो है वो सिर्फ क्रॉस करना नहीं होता है। क्रॉस का मतलब होता है एक प्लेस या फिर एक पॉइंट्स को मतलब कि पार कर लेना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के और जाना, ठीक है, यानी कि किसी चीज को पार करके। लेकिन सरमाउंट का मतलब होता है कि किसी डिफिकल्ट ऑब्स्टैकल या फिर चैलेंज को सक्सेसफुली ओवरकम करना। ये होता है डिफरेंस क्रॉस करने में और सरमाउंट करने में। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने जो है वो रोड क्रॉस की, यानी कि मैं इस पार से उस पार गई, ये होता है क्रॉस करना, सिंपल क्रॉस करना, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि भाई मैंने जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंजेस के बाद भी मेरा जो डर था वो उससे ओवरकम कर लिया, वो मैंने खत्म कर लिया, उससे मैं जो है वो पार हो गई। ये होता है सरमाउंट करना कि आपने कोई जो है वो अपना ऑब्स्टैकल, कोई चैलेंज, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन वो पार की है, तो उसके लिए हम जो है वो मतलब कि सरमाउंट यूज करेंगे, ना कि ये रास्ते वगैरह पार करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंस आपको समझना है कि क्रॉस करने में क्या डिफरेंस होता है, सरमाउंट करने में क्या डिफरेंस होता है। वर्ब है ये हमारे पास, यानी कि क्रिया है। अब सिनोनिम्स की बात आती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हमें दिए जाते हैं, जैसे कि ओवरकम है, कॉन्कर है, वैनक्विश है। ओवरकम का मतलब होता है कि उभरना, बेसिकली डिफिकल्टी से, प्रॉब्लम से, फियर से, ऑब्स्टैकल को सक्सेसफुली डिफीट करना या फिर उससे डील करना, उससे उभर जाना, पार कर लेना, उसे हम चाहे वो मतलब कि ओवरकम कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई मैं रोज जो है वो डेली प्रैक्टिस करती हूँ ताकि मेरा जो स्टेज फियर है यानी कि सबके सामने जो बोलने का डर है वो उससे मैं ओवरकम कर पाऊँ, यानी कि उससे डील कर पाऊँ, उसे हरा पाऊँ, ये होता है ओवरकम करना। दूसरा हमारा वर्ड आता है कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब होता है कि किसी चीज पर जीत हासिल कर लेना, अपने डर पर हो सकता है, किसी मुश्किल पर हो सकता है, किसी भी चीज पर जब आप जीत हासिल कर लेते हो, उसके डर को भगा देते हो, तो आपने क्या कर लिया, उस चीज को जीत लिया, यानी कि कॉन्कर कर लिया। वैनक्विश का क्या मतलब होता है, वैनक्विश का मतलब होता है कि किसी अपोनेंट को, किसी डिफिकल्टी या फिर चैलेंज को कंप्लीटली डिफीट कर देना, ठीक है, उसे हम जो वो वैनक्विश करना कह सकते हैं। यानी कि वैनक्विश में कंप्लीट डिफीट यानी कि किसी को पूरी तरीके से पराजित कर देना, हरा देना, इसका जो है वो सेंस थोड़ा स्ट्रांग होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई टीम ने फाइनल मैच में जो है वो अपने जो स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट था उसको पूरी तरीके से वैंक्विश कर दिया, यानी कि पूरी तरीके से डिफीट यानी कि हरा दिया, ये होता है वैंक्विश करना। अब एंटोनिम्स की ओर आएंगे हम, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि सरेंडर है, सकम्ब है या फिर फेल है। सरेंडर का मतलब होता है कि खुद से जो है वो स्ट्रगल करना छोड़ देना या फिर खुद से हार मान लेना, ठीक है। यानी कि परिस्थितियां या फिर जो मतलब कि सिचुएशंस है उन्होंने आपसे हार नहीं मनवाई, बल्कि आपने जो है वो खुद से अपने मन से जो है वो क्या कर लिया है, आपने आत्मसमर्पण कर दिया है कि भाई मुझसे नहीं हो रहा। ये होता है सरेंडर करना। मान लीजिए कि टफ चैप्टर था, कोई आप पढ़ रहे हो कोई टफ चैप्टर और आप जो है वो पढ़ते पढ़ते ये सोचते हो यार छोड़ो यार मेरे से नहीं हो रहा है अब, ये होता है सरेंडर करना कि आपने जो है वो उस पर ट्राई देना ही छोड़ दिया है,
उसे हम सरेंडर करना कहेंगे। सकम का क्या मतलब होता है कि किसी डिफिकल्टी को, प्रेशर को, प्रॉब्लम को उसके सामने जो है वो हार जाना या फिर उसके कंट्रोल में आ जाना, उसे हम कहेंगे सकम करना। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई बहुत ही प्रेशर के बाद तो भी मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेशर था और तब भी जो है वो अमन प्रॉब्लम्स के सामने सकम नहीं हुआ, यानी कि उनके कंट्रोल में नहीं आया बल्कि डटकर खड़ा रहा, लड़ा वो, इस तरीके से होता है सकम। फेल तो बहुत ही बेसिक वर्ड है। फेल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कंप्लीट ना कर पाना, उसमें असफल हो जाना, उसे हम जो है वो फेल होना कह सकते हैं। हमारे एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, शी वर्कड हार्ड टू surmount द डिफिकल्टीज इन हर स्टडीज। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसकी स्टडीज़ में कुछ डिफिकल्टीज आ रही थी, लेकिन उसने हार्डवर्क और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के थ्रू उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की कोशिश की। यहाँ पर सरमाउंट का मतलब है मुश्किलों को सक्सेसफुली पार करना और उन पर ओवरकम करना, उसे हम कहते हैं सरमाउंट करना। ठीक है, इस तरीके से। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है क्लेमेंसी। दोस्तों क्लेमेंसी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दया, क्षमादान, सजा में नरमी या फिर रहम, उसे हम जो है वो क्लेमेंसी कह सकते हैं। नाउन ये हमारे पास। क्लेमेंसी का मतलब होता है कि किसी पर्सन के साथ पनिशमेंट या फिर ट्रीटमेंट में मर्सी यानी कि जो दया भाव होता है, या फिर लीनियंसी। लीनियंसी का मतलब होता है कि भाई बहुत ज़्यादा सख्त ना होना, ये सारी चीज़ें दिखाना। ठीक है, स्पेशली जब उस पर्सन ने कोई गलती या फिर ऑफेंस किया हो, यानी कि जब किसी अथॉरिटी के पास किसी को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देने का ऑप्शन हो सकता है, लेकिन वो रहम दिखाकर पनिशमेंट को कम कर देता है या फिर उसे माफ़ कर देता है, तो उसे क्लेमेंसी कहा जा सकता है। उसके अंदर ये जो नरमी है या फिर ये जो मतलब कि माफ़ करने की जो एबिलिटी है ना, उसे क्लेमेंसी कहा जाएगा। यानी कि ये जो वर्ड है वो अक्सर लीगल सिचुएशन में ज़्यादा यूज़ होता है। डेली लाइफ में भी जो है वो इसका कॉन्सेप्ट मतलब कि समझा जा सकता है, आप याद रख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि स्कूल में एक स्टूडेंट है, उसने एक सीरियस जो है वो रूल ब्रेक कर दिया है। स्कूल ने जो है वो उसे कुछ दिन के लिए एक्टिविटीज से रिमूव कर दिया, लेकिन स्टूडेंट जो है वो ऑनेस्टली अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करता है। टीचर से जो है वो पनिशमेंट को सिर्फ वार्निंग तक लिमिटेड कर देते हैं। तो टीचर का जो पनिशमेंट, ये जो लेनियंसी दिखाना है यानी कि कम सख्त होना है, उसे हम क्लेमेंसी का कंसेप्ट मतलब कि कह सकते हैं। वैसे अगर किसी पर्सन ने कोई सीरियस मिस्टेक की हो और रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी उसकी सिचुएशन को समझकर जो मतलब कि उसको पनिशमेंट मिलने वाली थी, उससे उसकी पनिशमेंट जो है वो कम कर देते हैं कि भाई चलो कोई नहीं, तुम जो है वो मतलब कि थोड़ी कम पनिशमेंट सह लो, ऐसा। तो इस तरीके से यानी कि रिड्यूस कर देना ना एक तरीके से, कि भाई तुम्हारी जो पनिशमेंट है वो तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए हमने कम कर दी है। तो ये होता है क्लेमेंसी दिखाना। इस तरीके से आप समझिए। ठीक है, यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है कि क्लेमेंसी का मतलब होता है कि किसी गलती या फिर किसी ऑफेंस के बाद पनिशमेंट में दिखाई गई दया या फिर नरमी, उसे कहा जाता है क्लेमेंसी। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि क्लेमेंसी का मतलब सिर्फ फगीव करना नहीं होता है। फगीव का मतलब होता है किसी की गलती को दिल से माफ़ ही कर देना, लेकिन क्लेमेंसी का मतलब होता है पनिशमेंट देने की पावर होने के बाद भी पनिशमेंट में मर्सी या फिर लेनियंसी दिखाना। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई मेरी मम्मी ने कहा कि मैंने जो है वो तुम्हारी गलती माफ़ कर दी, तो मम्मी ने क्या कर दिया, मुझे माफ़ कर दिया, फगीव कर दिया, ये होता है फगीव करना। लेकिन टीचर ने सीरियस मिस्टेक के बाद भी स्टूडेंट की पनिशमेंट को रिड्यूस करके सिर्फ वार्निंग दी है, तो ये होता है क्लेमेंसी, कि थोड़ा बहुत दया भाव दिखा दिया या फिर जो पनिशमेंट है उसको ख़त्म कर दिया। इस तरीके से होती है क्लेमेंसी। जब आप में दया भाव होता है, आप कम स्ट्रिक्ट होते हो, तो उसे हम जो है वो क्लेमेंसी कह सकते हैं। नाउन है ये हमारे पास। अब हम सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि मर्सी है, लीनियंसी है, पार्डन है। मर्सी का मतलब होता है दया। ठीक है, पर्सन के साथ काइंडनेस या फिर फॉरगिवनेस दिखाना, स्पेशली जब वो पनिशमेंट डिजर्व करता हो, तो उसे हम मर्सी कह सकते हैं, दया भाव कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई टीचर ने स्टूडेंट की सिचुएशन को समझ पर उस पर दया भाव दिखाया, मर्सी दिखाई और उसकी जो पनिशमेंट है वो कम कर दी, या फिर उसे पनिशमेंट दी ही नहीं, वार्निंग से ही काम चला लिया, ये होता है मर्सी यानी कि दया भाव दिखाना। लीनियंसी का मतलब होता है कि कम सख्त होना, कंपैरेटिवली सॉफ्ट ट्रीटमेंट देना, किसी को ज़्यादा सख्त ना होना किसी के साथ, उसे हम क्या कहेंगे कि भाई लीनियंसी कहेंगे। अब अगर मैं कहूँ कि भाई कोच है कोई और उसने जो है वो जो टीम मेंबर होते हैं उसके लेट आने पर जो है वो अपने प्लेयर के साथ लीनियंसी दिखाई और उसे सिर्फ वार्निंग दे दी कि अगली बार से सही टाइम पर आना, अगली बार ऐसा मौका नहीं दूंगा, यानी कि इस बार जो है वो पनिशमेंट नहीं दी कि चलो लगाओ ग्राउंड के 3-4 चक्कर, ये होता है सख्त होना। लेकिन लेनियंसी का मतलब होता है कि आपने जो है वो उसे छोड़ दिया है या फिर सिर्फ वार्निंग देकर जो है वो एक बार के लिए टाल दिया है, ये होती है लेनियंसी, कि आप जहाँ पर जो है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते। पार्डन का मतलब होता है किसी को माफ़ कर देना, किसी को यानी कि एक तरीके से किसी ऑफेंस या फिर मिस्टेक के लिए पनिशमेंट को ऑफिशियली फगीव या फिर कैंसिल कर देना, उसे हम जो है वो पार्डन करना कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई जज ने स्पेशल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उसे पार्डन दे दिया यानी कि उसे माफ़ कर दिया या फिर उसकी पनिशमेंट को कैंसिल कर दिया, इस तरीके से ये होता है पार्डन का मतलब। एंटोनिम्स अब हम पढ़ेंगे, इसमें इसमें आते हैं हमारे पास कुछ वर्ड, जैसे कि सिवियरिटी है, हार्शनेस है, क्रूएल्टी है,
सीवियरिटी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सख्त होना, बहुत ही ज़्यादा हार्श होना, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से मतलब कि पनिशमेंट, ट्रीटमेंट या फिर रिस्पॉन्स का बहुत ही स्ट्रिक्ट होना, उसे हम चाहे वो सीवियरिटी कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं कहूँ कि भाई टीचर ने चीटिंग के केस में पनिशमेंट की सीवियरिटी को एक्सप्लेन किया कि भाई तुम्हें जो है वो डायरेक्टली सस्पेंड ही कर दिया जाएगा और ये होगा ही होगा, उस टाइम पर हमसे कोई दया भाव की उम्मीद ना रखिए। ये होता है सीवियरिटी, कि किसी चीज़ की सख्ती कितनी है, किस कोई चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, हार्श है, कठोर है, उसे हम सीवियरिटी कहेंगे। हार्शनेस हमारा खुद दूसरा वर्ड आता है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना, रफ होना, सीवियर ट्रीटमेंट देना, उसे हम जो है वो हार्शनेस कह सकते हैं। क्रूएल्टी का मतलब होता है बहुत ही क्रूर होना, एक तरीके से निर्दयी बिहेव करना, अनकाइंड बिहेव करना, हार्टलेस बिहेव करना, बहुत ज़्यादा पेनफुल होना, उसे हम चाहे वो क्रूएल्टी कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई छोटी सी मिस्टेक हो गई कोई बच्चे से, मान लीजिए कि कुछ गिरा दिया, कुछ तोड़ फोड़ दिया और उसकी मम्मी ने जो है वो उसे बहुत ज़्यादा मारा, इतना ज़्यादा मारा कि उससे खून निकलने लगा, तो ये तो क्रूएल्टी है, ये क्रूरता है, ये होती है क्रूएल्टी। आई होप आपको समझ चुका है कि क्रूएल्टी किस लेवल पर होती है। ये सारे वर्ड्स हमने क्लियर किए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, द जज शोड क्लेमेंसी एंड रिड्यूस द मैन्स पनिशमेंट। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है कि जज ने जो है वो उस पर्सन को कंप्लीटली हार्श पनिशमेंट देने के बजाय रहम और नरमी दिखाई और उसकी पनिशमेंट को क्या कर दिया, कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पर क्लेमेंसी का मतलब पनिशमेंट को कंप्लीटली इग्नोर करना नहीं है। ऐसा नहीं है कि जज ने जो है वो मतलब कि ऐसा ही कह दिया कि जाओ भाई तुम्हारी पनिशमेंट ही नहीं है, जाओ कुछ भी करो, नहीं। इसका मतलब है कि सर्कमस्टेंसेस को देखकर मर्सी दिखाते हुए पनिशमेंट को थोड़ा कम किया है, उसे छोड़ा बिल्कुल नहीं है या फिर उसे जो है वो पूरी तरीके से माफ नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि उस पर से सारे एलिगेशन ही हटा दिए गए हैं। तो आपको डिफरेंस समझना है, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही सिंपल वर्ड था। अब इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डैबल। दोस्तों डैबल का मतलब होता है कि कोई काम थोड़ा बहुत करना, किसी काम में थोड़े समय के लिए हाथ आजमाना या फिर कोई काम शौकिया तौर पर करना, ठीक है। डैबल का मतलब होता है कि किसी एक्टिविटी, किसी हॉबी या फिर सब्जेक्ट को सीरियसली परस्यू करने के बजाय थोड़ा थोड़ा ट्राई करना, कैजुअली उसमें इंटरेस्ट लेना। जब कोई पर्सन किसी काम को प्रोफेशनली या फिर डीपली सीखने के लिए नहीं करता है बल्कि एक क्यूरियोसिटी के हिसाब से, थोड़ा फन के लिए, एक्सपीरियंस के लिए करता है, तो तब हम उसके लिए डैबल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि तुम्हें जो है वो फोटोग्राफी इंटरेस्टिंग लगती है, इसलिए जो है वो तुम कभी कभी फोन से फोटोज क्लिक करते हो, डिफरेंट एंगल्स ट्राई करते हो, लेकिन तुम उसे सीरियसली जो है वो करियर के रूप में परस्यू नहीं कर रहे, यानी कि करियर नहीं बनाना है तुम्हें उसमें, बल्कि क्या कर रहे हो कि तुम्हें इंटरेस्ट है इसलिए कर रहे हो, तो तुम फोटोग्राफी में डैबल कर रहे हो, यानी कि धीरे धीरे अपना हाथ आजमा रहे हो, ऐसा हम कह सकते हैं। वैसे अगर कोई स्टूडेंट है जो कि कभी कभी गिटार बजा लेता है, गिटार की प्रैक्टिस करता है, कुछ क्लासिक सॉन्ग्स भी मतलब कि वो सीखता है और रेगुलर जो है वो लेसन्स लेता है, तो वो म्यूजिक में डैबल कर रहा है, यानी कि धीरे धीरे उसे करने की कोशिश कर रहा है। उसे अब जो है वो अपना प्रोफेशन या फिर अपने कमाई का जरिया नहीं बना रहा अब, लेकिन उसे पसंद है इसीलिए कर रहा है, यानी कि अपना हाथ आजमा रहा है। ये होता है डैबल करना, ठीक है। यानी कि कभी कभी पेंटिंग ट्राई करना, थोड़ा गिटार सीखना विदाउट टेकिंग इट सीरियसली, वीकेंड पर फोटोग्राफी करना, कभी कभी कुकिंग के नए रेसिपीज ट्राई करना, किसी नए सब्जेक्ट को कैजुअली एक्सप्लोर करना। ये जो सारे एग्जाम्पल है किस चीज़ के हैं, डैबल के ही एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। वर्ब है हमारे पास, यानी कि क्रिया है। अब सिनोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि एक्सपेरिमेंट है, एक्सप्लोर है या फिर टिंकर है। एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब होता है, ट्राई करके देखना, स्पेशली ये जानने के लिए कि वो कैसे वर्क करती है। जब हम ऐसा करते हैं ना कि चलो देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं कि कैसे काम करती है, फिर इसका नतीजा क्या निकलता है, ये होता है एक्सपेरिमेंट करना। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई रिया ने जो है वो वीकेंड पर डिफरेंट केक रेसिपीज के साथ एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट किया यानी कि उसने सिर्फ ट्राई करके देखा कि भाई क्या बनता है, मुझसे कैसा केक बनता है, ये होता है एक्सपेरिमेंट करना। एक्सप्लोर करना क्या होता है, एक्सप्लोर का मतलब होता है कि किसी नए सब्जेक्ट के लिए, एक्टिविटी के लिए आइडिया को डिस्कवर या फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, उसके पहलुओं को जानना, उसे हम जो है वो एक्सप्लोर करना कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई कोई लड़का है, उसने जो है वो फ्री टाइम में एडिटिंग को एक्सप्लोर किया कि भाई एडिटिंग कैसे की जाती है, कैसे करनी चाहिए, या फिर इसके अलग अलग एस्पेक्ट क्या है, क्या पहलू है इसके, ये होता है एक्सप्लोर करना, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, जानकारी लेना, उसके बारे में सीखना। टिंकर का क्या मतलब होता है, टिंकर का मतलब होता है कि किसी मशीन, किसी ऑब्जेक्ट या फिर सिस्टम में छोटे छोटे चेंजेस करके कैजुअली एक्सपेरिमेंट करना। ये कुछ नया वर्ड है। टिंकर जो है वो मोस्टली ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, गैजेट्स या फिर जो प्रैक्टिकल थिंग्स होती है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, उनके साथ आप जब छेड़छाड़ करके एक्सपेरिमेंट करते रहते हो ना, तो उसे हम जो है वो टिंकर कह सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बचपन में क्या पता इलेक्ट्रिसिटी से मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगाव हो जाता है। वो क्या करते हैं, ये वायर जोड़ेंगे, वो वायर जोड़ेंगे, उससे कुछ बनाएंगे, अलग अलग चीज़ें, उनके एक्सपेरिमेंट चालू रहती है, ठीक है। तो इसे हम जो है वो टिंकर करना कहेंगे।
कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और उससे जो है वो आप क्या कर रहे हो कि कुछ बना रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा जो भाई है वो पुराने टॉयज़ को खोलकर उनके पार्ट्स के साथ टिंकर करता रहता है। टिंकर करता रहता है यानी कि वो क्या करता है कि उनके पार्ट्स को जो है वो इधर-उधर जोड़-जाड़ कर जो है वो देखता रहता है कि भई क्या बनेगा, कैसा बनेगा? उसके दिमाग में कुछ ना कुछ यही शुरू रहता है। तो ये होता है टिंकर करना। अब एंटोनिम्स की बारी आती है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स है जैसे कि कमिट है, स्पेशलाइज़ है, डिवोट है। कमिट का मतलब होता है कि भाई किसी एक्टिविटी, गोल या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सीरियसली और कंसिस्टेंटली डेडिकेट होना, उसे हम जो है वो कमिट कह सकते हैं। भाई कि मैं कहूँ कि भाई नेहा ने डिसाइड किया कि वो डेली गिटार जो है वो प्रैक्टिस के लिए कमिट करेगी यानी कि अब वो उसे जो है वो बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही दिल से करेगी। ऐसा नहीं है कि भाई शौकिया तौर पर कर लिया या फिर मतलब कि ऐसे सीखने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कर लिया, नहीं, बल्कि अब उसे जो है वो बहुत ही दिल से करनी है ये चीज़। स्पेशलाइज का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या फिर किसी पर्टिकुलर स्किल में डीपली फोकस करके एक्सपर्टाइज डेवलप करना, उसे हम जो है वो मतलब कि स्पेशलाइज करना कहते हैं। जैसे कि हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई कुकिंग में कोई स्पेशलाइज्ड है, कुकिंग में है यानी कि उसे जो है वो कुकिंग के बारे में सब कुछ पता है कि टेस्ट कैसे बैलेंस करना है, कितना ज़्यादा तीखा ज़्यादा हो सकता है, कितना कम तीखा कम हो सकता है। ये जो सारी चीज़ें, उससे जो है वो मतलब कि ज्ञान होता है ना किसी चीज़ का। अगर कोई पर्टिकुलर फील्ड में आप उतर रहे हो और आपको हर चीज़ों का ज्ञान है तो आप उसमें स्पेशलिस्ट बन जाओगे, यानी कि आपने स्पेशलाइजेशन किया हुआ है उसमें, इस तरीके से हम कह सकते हैं। यही होता है स्पेशलाइज करना, ठीक है, इस तरीके से। डिवोट का क्या मतलब होता है कि अपने किसी चीज़ को, अपने गोल को जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेना, उसे हम जो है वो डिवोट करना कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मीरा अपनी पेंटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए रोज़ 2 घंटे डिवोट करती है यानी कि एक तरीके से जो है वो सिग्निफिकेंट टाइम और एफर्ट देती है उसे, इस तरीके से मैं कह सकती हूँ। ये होता है डिवोट करना, ठीक है। हमारे जो सारे एंटोनिम्स है वो भी हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, ही लाइक्स टू डैबल इन फोटोग्राफी ड्यूरिंग इज फ्री टाइम, यानी कि बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। इस सेंटेंस का मतलब है कि अपने फ्री टाइम में फोटोग्राफी को कैजुअली वो ट्राई करता है, यानी कि वो फोटोग्राफी को प्रोफेशनली या फिर सीरियसली परस्यू नहीं कर रहा है कि मुझे अपनी इसे बनानी है या फिर इसे बिजनेस खड़ा करना है, नहीं। बस कभी कभी फोटो क्लिक करके जो है वो अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर करता है कि भाई डिफरेंट एंगल से कैसे फोटोज आते हैं, किस तरीके से सिनेमैटिक वीडियोज बनाए जा सकते हैं, किस तरीके से अच्छे फोटोज क्लिक किए जा सकते हैं, उसका इंटरेस्ट का पॉइंट है, इसलिए वो करता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब आप किसी चीज़ में कभी कभी हाथ आजमाते हो, थोड़ा बहुत कर लेते हो अपने इंटरेस्ट के तौर पर, तो आप उसमें डैबल कर रहे हो। बहुत ही सिंपल वर्ड था। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एस्पाउस। दोस्तों एस्पाउस का मतलब होता है कि किसी को समर्थन करना, किसी का सपोर्ट करना, किसी विचार को अपनाना, किसी विचारधारा को स्वीकार कर लेना, और इसका एक और मीनिंग होता है विवाह करना, यानी कि शादी करना, ठीक है। वर्ब है हमारे पास। तो पहला और कॉमनली यूज्ड मीनिंग है कि किसी आइडिया, किसी बिलीफ, ओपिनियन, कॉज या फिर प्रिंसिपल को ओपनली सपोर्ट करना या फिर उसे एक्सेप्ट करना। जब कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर आइडिया को सिर्फ समझता नहीं है बल्कि उसे जो है वो अपना एक बिलीफ बनाकर उसका सपोर्ट मतलब कि करता है या फिर उसके सपोर्ट में खड़ा होता है, तो उसे एस्पाउस करना कह सकते हैं। और दूसरा मीनिंग इसका है कि किसी से शादी करना। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में जो मीनिंग है वो कंपैरेटिवली अनकॉमन है, फॉर्मल है, लिटरेरी है, यानी कि बोल चाल में या फिर जो लीगल कॉन्टेक्स्ट है उनमें आपका इसका यूज नहीं देखोगे, बल्कि जो मतलब कि पोएम्स है या फिर जो कहानियां है, नॉवेल्स है, लिटरेचर में आपको ये जो है ये वाला मीनिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो कि प्लास्टिक वेस्ट कम करने के आइडिया को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, वो रीयूजेबल बॉटल्स यूज़ करता है, यानी कि फ्रेंड्स को भी जो है वो प्लास्टिक कम यूज़ करना चाहिए, इसके लिए इंकरेज करता है। तो कहा जा सकता है कि उसने एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल को एस्पाउस किया है, सपोर्ट किया है, इस यानी कि इस विचारधारा को जो है वो आगे बढ़ाया है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। वैसे ही मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाता है और रेगुलरली एक्सरसाइज और बैलेंस्ड हैबिट्स फॉलो करता है, तो वो हेल्दी लिविंग को एस्पाउस कर रहा है, यानी कि सपोर्ट कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप क्या ध्यान रखेंगे कि एस्पाउस का मतलब जो है वो सिर्फ एग्री करना नहीं होता। एग्री करना मतलब होता है किसी बात से सहमत होना, लेकिन एस्पाउस का मतलब होता है किसी आइडिया या फिर बिलीफ को एक्टिवली अडॉप्ट करना, सपोर्ट करना। जैसे कि अगर मान लीजिए कि फ्रेंड ने कहा कि मॉर्निंग एक्सरसाइज अच्छी है और तुमने कहा कि हाँ इस चीज़ से तो मैं एग्री करता हूँ, भले ही आप वो एक्सरसाइज करो नहीं, ठीक है। यानी कि आपका मन है कि आप जो है वो उसकी बातों से, यानी कि एक बार किसी ने कह दिया कि भाई एक्सरसाइज अच्छी है तो आप क्या दूसरे दिन से ही करने लग जाओगे। आप अगर इतने डिटरमाइंड होगे, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं हो तो आप क्या करोगे कि उसके बात को टाल दोगे। लेकिन आप ये तो चीज़ एक्सेप्ट करते हो ना
ना कि एक्सरसाइज करना अच्छा है, ये होता है एग्री करना कि मैं तुम्हारे पॉइंट से एग्री करता हूँ, लेकिन करना नहीं करना मेरे डिसीजन है। लेकिन मान लीजिए कि तुमने जो है वो मॉर्निंग एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का इंपॉर्टेंट पार्ट बना लिया है, दूसरों को भी इस हैबिट के बेनिफिट्स आप बताने लगते हो, तो आपने अब एस्पाउस कर लिया है, ठीक है। यानी कि जब आप अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों को अमल करते हो, जिस चीज़ को आप सपोर्ट कर रहे होते हो, पहले आप उसको खुद के अंदर लाते हो, तो तब हम उसे एस्पाउस करना कहेंगे। सिर्फ किसी मुद्दे से एग्री हो जाना एस्पाउस होना नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने बताया कि भाई हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना, अच्छी डाइट रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्लीन खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और दूसरे ही दिन से आपने क्या किया कि सारी हेल्दी चीज़ें खाने लग गए, पिज्ज़ा बर्गर सब कुछ छोड़ दिया, आपने एस्पाउस कर लिया, ठीक है, ये होता है एस्पाउस करना। अगर आप एग्री कर रहे हो कि हाँ ठीक है भाई अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप उसके बाद जो है वो मतलब कि वीकेंड्स पर या फिर कभी कभी पिज्ज़ा खा लेते हो, बर्गर खा लेते हो, आप एस्पाउस नहीं कर रहे, आप सिर्फ एग्री कर रहे हो उसके बाद से। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम कभी एग्री कर रहे होते हैं और कभी कभी हम एस्पाउस भी कर लेते हैं। डिफरेंस आपको समझना है, ठीक है। वर्ब है हमारे पास। सिनोनिम्स की बात आती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बेसिक वर्ड्स है, जैसे कि अडॉप्ट है, सपोर्ट है या फिर एम्ब्रेस है। अडॉप्ट का मतलब होता है कि किसी आइडिया, मेथड, हैबिट को अपना लेना, बिलीफ को अपना लेना बेसिकली। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को अपनाया है, यानी कि अडॉप्ट किया है, यानी कि अब मैं हेल्दी खाती हूँ, इस तरीके से। सपोर्ट का मतलब होता है कि किसी की हेल्प करना, फेवर करना, किसी पर समर्थन करना किसी का, तो उसे हम जब वो सपोर्ट करना कह सकते हैं। एम्ब्रेस का क्या मतलब होता है कि किसी आइडिया, चेंज या फिर बिलीफ को विलिंगली एक्सेप्ट करना है, फिर उसका वेलकम करना, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एम्ब्रेस करना कहेंगे। एंटोनिम्स में हमारे पास सारे अपोजिट वर्ड्स है, जैसे कि रिजेक्ट करना है, अपोज करना है, अबेंडन करना है। रिजेक्ट का मतलब होता है कि एक्सेप्ट करने से मना कर देना। किसी ने कहा कि भाई अनहेल्दी डाइट प्लान जो है वो मतलब कि फॉलो नहीं करना चाहिए, इस तरीके से आपने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन किसी ने कहा कि भाई डाइट फूड या सॉरी ये जो जंक फूड है वो नहीं खाना चाहिए, आपने उसकी बात नहीं मानी कि भाई मैं तो खाऊंगा, ये होता है रिजेक्ट करना, कि आपने उसकी बात जो है वो नहीं मानी। अपोज का मतलब होता है कि किसी के सामने खड़े हो जाना, किसी चीज़ को कन्फ्रंट करना एक तरीके से, या फिर किसी चीज़ के खिलाफ जाना, अगेंस्ट होना, उसे हम जो है वो अपोज करना कह सकते हैं। और अबंडन का मतलब होता है कि किसी आइडिया, प्लान या फिर बिलीफ या फिर एक्टिविटी को छोड़ ही देना, उसे हम जो है वो मतलब कि अबंडन करना कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि बार बार प्रॉब्लम आने के बाद भी मीरा ने अपना जो स्टडी प्लान है वो अबंडन नहीं किया, ये होता है मतलब कि किसी को छोड़ना। अबंडन का मतलब होता है छोड़ना, लेकिन मीरा ने क्या किया, अबंडन नहीं किया, यानी कि छोड़ा नहीं, इस तरीके से। तो हमारे जो सारे वर्ड्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, शी एस्पाउज द आइडिया ऑफ रीडिंग बुक्स एवरी डे। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने डेली बुक्स पढ़ने का जो आइडिया है वो अपनाया है और उसको स्ट्रांगली वो सपोर्ट करती है। एस्पाउज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसको आइडिया जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है या फिर वो एग्री करती है, नहीं, बल्कि उसने अपनी लाइफ में इस रूटीन को उतारा है कि वो भी जो है वो अब रोज़ मतलब कि बुक्स पढ़ेगी, इस तरीके से। ये होता है एस्पाउस करना, कि सिर्फ आप जो है वो बातों से एग्री नहीं कर रहे हो बल्कि कर भी रहे हो, अपनी लाइफ में उसका अमल भी कर रहे हो, ये होता है एस्पाउस करना, ठीक है। अब दोस्तों इसी के साथ हमारे पास एक लास्ट वर्ड हमारा बचता है, वो भी हम जल्दी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो लास्ट वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है कंस्क्रिप्ट। दोस्तों कंस्क्रिप्ट क्या है, ये हमारे पास वर्ब है सबसे पहले तो, और इसका मतलब होता है कि किसी को ज़बरदस्ती भर्ती करना, अनिवार्य रूप से सेवा में लेना, किसी को मजबूरी में शामिल करना, उसे हम जो है वो कंस्क्रिप्ट कह सकते हैं। यानी कि कंस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि किसी पर्सन को बिना उसकी कंप्लीट मर्जी से किसी सर्विस, स्पेशली मिलिट्री सर्विसेज में या फिर जो ऑफिशियली एनरोल या फिर रिक्रूट करना होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें जो है वो पर्सन की चॉइस लिमिटेड होती है या फिर एब्सेंट हो सकती है कि भाई उसकी तो इच्छा ही नहीं है, फिर भी आपने जो है वो उसे शामिल कर लिया। अब क्योंकि उसे जो है वो किसी अथॉरिटी या फिर लीगल रिक्वायरमेंट के थ्रू जो है वो सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती है, तो उसे हम जो है वो कंस्क्रिप्ट करना कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो वर्ड है वो ज़्यादातर मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन ब्रॉडर सेंस में किसी पर्सन को एक्टिवली या फिर ग्रुप में अनविलिंगली इन्वॉल्व करने के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी कंट्री में लॉ है, यानी कि कानून है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो एलिजिबल यंग एडल्ट्स को कंपलसरी मिलिट्री सर्विस करनी पड़ती है। अगर किसी पर्सन को इस रूल के अंदर मिलिट्री सर्विस में ऑफिशियली एनरोल किया जाता है बिना उसकी मर्जी के, तो उसे जो है वो कंस्क्रिप्ट किया गया है। डेली लाइफ कॉन्टेक्स्ट में मान लीजिए कि फ्रेंड्स को जो है वो एक स्कूल इवेंट के लिए वॉलंटियर्स चाहिए, लेकिन एक स्टूडेंट को जो है वो बिना पूछे डेकोरेशन टीम में लगा दिया जाता है बिना उसकी मर्जी के, तो इनफॉर्मली कहा जा सकता है कि उसे डेकोरेशन वर्क के लिए कंस्क्रिप्ट किया गया है, यानी कि बिना उसकी मर्जी के लाया गया है। इस तरीके से यूज होता है कंस्क्रिप्ट का, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। वर्ब है ये हमारे पास, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम्स में हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि एनलिस्ट है, रिक्रूट है या फिर ड्राफ्ट है। एनलिस्ट का मतलब होता है किसी पर्सन को सर्विस या फिर ऑर्गेनाइजेशन में एनरोल करना या फिर खुद एनरोल होना, उसे हम जो है वो मतलब कि एनलिस्ट करना कहते हैं। यानी कि इसमें जो है वो इंसान क्या करता है, अपनी मर्जी से पार्टिसिपेशन करता है, ठीक है। इस तरीके से एनलिस्ट करना होता है।
रिक्रूट का क्या मतलब होता है? रिक्रूट का मतलब होता है किसी पर्सन को किसी ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन या फिर सर्विस में ज्वाइन करने के लिए लाना, उसे हम जो है वो रिक्रूट करना कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई कोच ने स्कूल कंपटीशन के लिए नए प्लेयर्स को रिक्रूट किया, यानी कि ज्वाइन करने के लिए उन्हें लाया गया इस तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन में, सर्विस में, ग्रुप में, ये होता है रिक्रूट करना। ड्राफ्ट का क्या मतलब होता है कि किसी पर्सन को कंपलसरी मिलिट्री सर्विस के लिए ऑफिशियली सिलेक्ट करना या फिर कॉल अप करना, उसे जो है वो ड्राफ्ट करना कहा जा सकता है। ड्राफ्ट ये जो वर्ड है वो स्पेशली कंपलसरीली मिलिट्री सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा कॉमन है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि उसके बड़े भाई को मिलिट्री सर्विस के लिए ड्राफ्ट किया गया था, यानी कि सिलेक्ट किया गया था, ये होता है ड्राफ्ट करना। एंटोनिम्स हमारे पास आते हैं, रिलीज है, फ्री है, डिसमिस है। रिलीज का मतलब होता है कि किसी को छोड़ देना। ओके, इस तरीके से रिलीज का यूज़ किया जाता है, यानी कि रिलीज में जो है वो ऑब्लिगेशन से फ्री कर दिया जाता है। और फ्री का मतलब होता है आज़ाद कर देना, वही सेम मीनिंग है, बहुत ही बेसिक वर्ड्स है। डिसमिस का मतलब होता है कि किसी को हटा देना या फिर वहाँ से जाने की परमिशन दे देना किसी जगह से, उसे हम डिसमिस करना कह सकते हैं। तो ये जो है वो हमारे सारे एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, द यंग मैन वॉज कंस्क्रिप्टेड इनटू मिलिट्री सर्विसेज। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि उस यंग मैन को कंपलसरी मिलिट्री सर्विस में एनरोल किया गया। यहाँ पर उसने जो है वो नेसेसरीली अपनी मर्जी से सर्विस ज्वाइन नहीं की है, उसे एक जो है वो रिक्वायर्ड या फिर अथॉरिटी के थ्रू सर्विस में लिया गया है, ठीक है, यानी कि ज़बरदस्ती। इस तरीके से हम जो है वो मतलब कि कंस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जो सारे वर्ड्स हैं वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको सारे वर्ड्स अच्छे से समझ आ चुके हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें आसानी से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।